अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हम जो है वो ब्रीफली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को देखते हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। आज का हमारा एजेंडा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। सबसे पहली बात, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंबाइन फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। यानी कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। इक्विटी आप जानते हैं, डेट आप जानते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कुछ इस तरह के बॉन्ड्स हैं कि जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का कुछ ना कुछ जो है वो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स मिलेंगे। दे आर फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटीज with an additional feature that the holder has the right but not the obligation at a specified future date to convert their debts or bonds into a specified quantity of new equity shares। यानी कि मकसद ये है कहने का कि भाई ये एक तरह के जो है वो आपकी डेट सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि एक तरह का उधार ही होता है, लेकिन इसमें एक इजाफी या एडिशनल फीचर मौजूद होता है। और वो क्या होता है, दैट द होल्डर यानी कि जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, हैज द राइट, उसके पास एक राइट है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी कि ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो अपने उस राइट को एक्सरसाइज करे। उसकी मर्जी है तो वो एक्सरसाइज करे और उसकी मर्जी है तो वो एक्सरसाइज ना करे। क्या चीज़? एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, ये की टर्म है, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, बताई गई फ्यूचर डेट पर, टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड्स इनटू अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। देखिए मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है और सामने उसकी एक कंपनी है। कंपनी को 100 रुपए चाहिए, मिस्टर ए ने 100 रुपए दे दिए। कंपनी ने इसको एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दे दिया, यानी कि एक तरह से एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिसमें लिखा हुआ है कि इस बंदे ने कंपनी को उधार दिया। अब लेट से ये 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल का कन्वर्टेबल बॉन्ड है और 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो हर साल के आखिर में 100 का 10% यानी कि 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए ने कंपनी को उधार दिया 100 रुपए का। 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 रुपए का 3 सालों तक मिस्टर ए को इस कन्वर्टेबल बॉन्ड पर रिटर्न मिलेगा। इसके बाद जब आखिरी साल आएगा तो या तो मिस्टर ए अपने 100 रुपए वापस ले ले, या तो मिस्टर ए अपने 100 रुपए वापस ले ले। जैसे कि उधार के केस में होता है, आखिरी साल पर या आखिरी टाइम पर हम कंपनी जो है वो जितना उसने उधार लिया होता है वो बॉन्ड होल्डर को वो उधार वापस कर देती है। या फिर मिस्टर ए के पास एक राइट होगा, मिस्टर ए के पास एक राइट होगा, ऑब्लिगेशन नहीं होगी, राइट होगा। उसकी मर्जी है तो वो राइट एक्सरसाइज करे, उसकी मर्जी है वो राइट एक्सरसाइज ना करे। और वो राइट क्या होगा कि वो फॉर एग्जाम्पल अपने इस 100 रुपए को फोरफीट करे, 100 रुपए ना ले और इसकी जगह कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले ले। मिसाल के तौर पे पहले ही दिन एग्री हुआ था। अच्छा, ये एग्री कब होगा? पहले दिन। मिसाल के तौर पर डे 1 पर एग्री हुआ था कि भाई जब 3 साल गुजर जाएंगे तो या तो तुम अपने 100 रुपए वापस ले लेना, या तुम कंपनी के लेट से फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर्स वापस ले लेना। 5 शेयर्स ले लेना, 100 रुपए नहीं लेना बल्कि 5 शेयर्स लेना। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है वो एक नॉर्मल बॉन्ड भी है और उसके साथ साथ एक एडिशनल फीचर है उसमें। और वो एडिशनल फीचर ये है कि जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और जब उसके रिडेम्पशन का वक्त आता है तो बंदा अपना जो अमाउंट है वो छोड़कर और कंपनी के शेयर्स ले सकता है। If the conversion does not take place, the bond will run its full life and be redeemed on maturity। अगर कन्वर्जन नहीं हुई है तो फिर मेच्योरिटी यानी कि आखिरी दिन पर बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, यानी कि कंपनी उसको उसके 100 रुपए वापस दे देगी। फिर कन्वर्जन प्रीमियम एक टर्म है, उसको पढ़ते हैं कि वो क्या है। द अमाउंट बाय विच द मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड exceeds the market value of the shares, exceeds the market value of the shares
into which the bond will be convertible is called conversion premium. कन्वर्जन प्रीमियम एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, कन्वर्जन प्रीमियम एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि बॉन्ड होल्डर पे करता है। और यह अमाउंट एक्स्ट्रा वाली होती क्या है? यह अमाउंट एक्स्ट्रा वाली मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू व्हिच दी बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड, इन दोनों के बीच का गैप होता है। सर इसको भी ज़रा एक एग्जांपल के ज़रिए समझा दें। बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए लेट्स से 1 जनवरी 2015 है। 1 जनवरी 2015 वाले दिन मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए उसके पास एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है और उस कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है ना वो 100 रुपये है। ठीक है, मिस्टर ए जो है उसके पास एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है और उस कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट में उसकी जो वैल्यू चल रही है वो 100 रुपये चल रही है। अच्छा, ये बॉन्ड 4 साल का है, यानी कि साल 2019 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2019 को ये बॉन्ड रिडीम हो जाएगा। अच्छा, जब ये बॉन्ड 1 जनवरी 2015 को मिस्टर ए के पास आया तो इस बॉन्ड में ये भी लिखा हुआ था कि जब 2019 वाला दिन आएगा ना तो आप चाहो तो आप कंपनी के लेट से 5 शेयर्स ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, साल 2015 वाले दिन ये जो 5 शेयर्स है ना, ये जो कंपनी के 5 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू जो है ना वो 15 रुपये, यानी कि 5 शेयर्स की वैल्यू 75 रुपये। ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड निकालने के लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें इसकी डिस्कशन हुई है। ये इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है, यानी कि मार्केट में ये बॉन्ड या ये डॉक्यूमेंट या ये डेट इंस्ट्रूमेंट 100 रुपये में जो है वो खरीदो फरोख्त हो रहा है। और ये मार्केट वैल्यू उन शेयर्स की है जिसमें ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो जो मेरा कन्वर्जन प्रीमियम है, यानी कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स से ऊपर है, वो कितनी है? 25 रुपये। ठीक है। यानी कि जो आपका कन्वर्जन प्रीमियम होता है वो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू और जिन शेयर्स में वो बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है। ठीक है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स को हम लोग कन्वर्जन वैल्यू भी कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल बाद शेयर्स 15 के ही हों। हर साल और हर वक्त बॉन्ड की और शेयर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशंस। तो इसका मतलब कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू होती है ना, जिसको हम कन्वर्जन प्रीमियम कहते हैं, हम कहते हैं इट इज़ नॉट स्टैटिक। इट इज़ नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का क्या मतलब है? नॉट स्टैटिक का मतलब ये है कि ये हमेशा सेम नहीं रहती है, ये चेंज हो सकती है, ये इंक्रीज हो सकती है, ये डिक्रीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर 1 साल गुजरा और 1 जनवरी 2016 वाला दिन आया। बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो लेट से 100 रुपये है, लेकिन जो 5 शेयर्स में ये कन्वर्ट हो सकता है उन 5 शेयर्स में से लेट से हर शेयर जो है वो अब हो गया है फॉर एग्जाम्पल लेट से 18 रुपये का। तो 5 शेयर्स कितने के हो गए? 90 के। तो कन्वर्जन प्रीमियम कितना बना इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10 रुपये। अब शेयर्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है तो कन्वर्जन प्रीमियम चेंज होता रहता है। बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी चेंज होती रहती है। बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है ये एक सेपरेट एजेंडा, सेपरेट टॉपिक, सेपरेट चीज़ है, सेपरेट टॉपिक है जिसमें इसको डिस्कस किया गया है। लेकिन कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। सर ये कन्वर्जन प्रीमियम को हम इसको प्रीमियम क्यों कहते हैं? बेटा प्रीमियम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बॉन्ड होल्डर इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ठीक है। तो सर वो एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है? मतलब कि अगर शेयर्स में कन्वर्ट करे तो वो जो शेयर्स हैं जिसमें ये कन्वर्ट हो सकता है उससे कितना ज़्यादा पे कर रहा है। तो सर ये एक्स्ट्रा क्यों पे करता है? बेटा एक्स्ट्रा इसलिए पे करता है क्योंकि हो सकता है कि आज कन्वर्जन प्रीमियम है, यानी कि बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन बाद में एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकती है ना कि ये जो शेयर्स की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी और जब इंक्रीज होगी तो इसको फ़ायदा भी देकर जा सकती है। अच्छा सर, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया। अच्छा सर, शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये सेपरेट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इन्वेस्टर्स पे प्रीमियम टू द कंपनी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग कैपिटल गेन इन द फ्यूचर। इन्वेस्टर्स प्रीमियम इसलिए पे करते हैं क्योंकि इनको यूँ लगता है कि फ्यूचर में शेयर्स की प्राइस जो है वो बॉन्ड की वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाएगी और इनको फ़ायदा होगा। अभी एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस छोटी सी बात को मैं समझा भी दूंगा। कन्वर्जन प्रीमियम का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू।
अच्छा जी, मार्केट वैल्यू द कन्वर्टेबल बॉन्ड इज दी हायर ऑफ जो कभी अगर कोई सवाल आपके पास आए और वो सवाल आपको ये बोले कि यार एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है और इस कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करो, तो मार्केट वैल्यू जो होगी वो हायर होगी, हायर ऑफ होगी, ज़्यादा वाली होगी। किन में से ज़्यादा वाली होगी, किन दो चीज़ों में से ज़्यादा वाली होगी? नंबर वन, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एज अ स्ट्रेट बॉन्ड दैट विल बी रिडीम्ड एट मेच्योरिटी। यानी कि या तो इसकी आप पहले वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करोगे कंसिडरिंग इट टू बी अ स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट बॉन्ड का मतलब ये है कि जिसमें कोई कन्वर्जन का ऑप्शन ना हो, कन्वर्जन का ऑप्शन ना हो। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं करोगे, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू बनती है वो। एंड दूसरी चीज़ क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू of future interest payments up to the time that the bond can be converted into shares, plus the present value of the expected market value of the shares into which the bonds can be converted. एक तो आप स्ट्रेट बॉन्ड अगर इसको ट्रीट करते हो तो इसकी क्या वैल्यू बनती है वो, और दूसरा अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो फ्यूचर में जितने इंटरेस्ट मिलेंगे उसकी, और जिन शेयर्स में ये कन्वर्ट होगा उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर। अब सर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से आई? दूसरे मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि किसी भी बॉन्ड की, डेट इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज दैट विल अराइज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्यूचर में जनरेट होने वाले जितने भी उस बॉन्ड से रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। और सर ये कैलकुलेट कैसे होती है ये भी हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया। एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल बनाई है। अ कंपनी हैज इशूड 5% रुपीज 100 कन्वर्टेबल बॉन्ड। द बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इन 25 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और अदरवाइज रिडीम्ड एट पार। हमें इस पर्टिकुलर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें इस पर्टिकुलर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये बॉन्ड है क्या? अ कंपनी हैज़ इशूड 5% रुपीज़ 100 कन्वर्टेबल बॉन्ड। यानी कि एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसकी फेस या नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू जिस पे वो ट्रेड कर रहा है, मार्केट वैल्यू जिस पे कोई एक बायर उसको ख़रीद रहा है और एक सेलर उसको बेच रहा है, मार्केट वैल्यू जो उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है जितने पे उसका ख़रीदो फरोख्त होता है। फेस वैल्यू वो वैल्यू जो उस बॉन्ड के ऊपर मैंशनड है, फेस वैल्यू वो वैल्यू जो उस बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई है। फेस वैल्यू जो है उससे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 5% वाला कन्वर्टेबल बॉन्ड है, यानी कि हर साल आपको ये 5% और 100 का 5% यानी कि 5 रुपये का इंटरेस्ट देता है। द बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इन 25 शेयर्स। कैन क्यों लिखा, विल क्यों नहीं लिखा? इसलिए कैन लिखा। कैन बी कन्वर्टेड का मतलब ये है कि जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको कन्वर्ट करे, वो चाहे तो इसको कन्वर्ट ना करे। द बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इन 25 शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर बॉन्ड होल्डर चाहेगा तो वो इसको कंपनी के 25 शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और अदरवाइज रिडीम एट पार। यानी कि देखो हर साल इंटरेस्ट, 3 साल का बॉन्ड है ना, पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरे साल इंटरेस्ट के अलावा क्या होगा? तीसरे साल इंटरेस्ट के अलावा ये होगा कि रिडेम्पशन एट पार हो सकती है, यानी कि जो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो या तो आप वापस ले लो यानी कि 100 रुपये, या फिर कंपनी के 25 शेयर्स ले लो। दोनों चीज़ें नहीं, हाँ दोनों चीज़ें नहीं। या तो कंपनी के 25 शेयर्स ले लो, या तो कंपनी के 25 शेयर्स ले लो, या तो बॉन्ड पे लिखी हुई वैल्यू यानी कि 100 रुपये की वैल्यू ले लो। ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सवाल बोलते हैं व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज ए ₹5 और बी ₹2 एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। अच्छा सर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेटा? ये IRR होता है। ये वो रिटर्न का रेट है जो एक इन्वेस्टर डिमांड करता है कि मैं जहां पर भी इन्वेस्ट करूंगा मैं ये चाहता हूं कि मैं 6% कमाऊं। ठीक है, इसको और इस
रेट को, जो कि उसकी फेस वैल्यू के से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रेट है, इसको कन्वर्ट नहीं कंफ्यूज नहीं करना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने सेपरेट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर का मेन काम ये है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्लियर करवा दूं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे हर साल मिले। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक इन्वेस्टर ये कह रहा है कि अगर मैं कहीं पर 100 रुपये रोकूं तो 100 रुपये रोकने पर मुझे 6 रुपये मिल रहे हैं। हर 100 रुपये मुझे मुझे 6 रुपये हासिल हो रहे हैं। हर 100 रुपये में मुझे हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 6 रुपये हासिल हो रहे हों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी बॉन्ड की। अगर तो कंपनी के 3 साल बाद शेयर की वैल्यू 5 रुपये हो जाए या 2 रुपये हो जाए। दो केसेस है हमारे पास। अब ज़रा गौर से सुनना। देखो, पहले साल तो इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा सर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100 रुपये की फेस वैल्यू है, उस पर 5%, यानी कि यह नंबर 1 पर 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यह नंबर 2 पर भी 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। यह नंबर 3 पर भी 5 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब सवाल ये कहता है कि अगर अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी जो वैल्यू होगी, हर शेयर की वैल्यू वो 5 रुपये हो जाए, पहला पार्ट ये है, तो बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी? देखो, 3 साल बाद ये बंदा अपने बॉन्ड की फेस वैल्यू को छोड़कर 25 शेयर्स ले सकता है। और अगर एक शेयर 5 रुपये का होगा तो इन 25 शेयर्स की टोटल वैल्यू 125 बनेगी। ठीक है, आई रिपीट, अगर अगर 3 साल बाद ये 25 शेयर्स लेता है और एक शेयर की वैल्यू 5 रुपये है तो 25 शेयर्स की टोटल वैल्यू 125 रुपये बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 साल बाद एक शेयर कंपनी का 5 रुपये का हो जाता है तो क्या ये 100 रुपये, यानी कि उसकी जो पार वैल्यू है वो ले, या 125 रुपये के शेयर्स ले? जाहिर है कि 125 रुपये के शेयर्स ले। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ये बंदा क्या करेगा कि तीसरे साल 125 रुपये के शेयर्स ले लेगा, रादर देन के 100 रुपये कैश ले ले। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम ये सोचेंगे कि जो इन्वेस्टर है वो एक आम और सही सोच रखता है और एक सीधी और सिंपल सोच रखता है और अपना फ़ायदा सोचता है, और वो 100 रुपये के बजाय 125 रुपये की चीज़ें लेना प्रेफर करेगा। दूसरे केस में अगर अगर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये हो जाए, अगर एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये हो जाए तो 25 शेयर्स की वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से 25 शेयर्स की वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से 50 रुपये बनती है। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन इसके पास अवेलेबल होगा, वो दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल होगा कि पहले साल ये 5 का इंटरेस्ट ले, दूसरे साल 5 का इंटरेस्ट ले, तीसरे साल 5 का इंटरेस्ट ले। ये तो इन एनी केस मिलना। ठीक है। और फिर तीसरे साल क्या वो 50 रुपये के शेयर्स ले ले या 100 रुपये ले ले? इस दूसरे वाले केस में वो अपने बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं करवाएगा शेयर्स में। इस दूसरे वाले केस में वो अपने बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि 25 शेयर्स की 2 रुपये के हिसाब से 50 रुपये की वैल्यू बनती है। वो ये प्रेफर करेगा कि वो 100 रुपये कैश ले ले। ठीक है। तो अब जरा इसकी वर्किंग करते हैं। देखें ऑप्शन ए में क्या होगा। ऑप्शन ए में ये होगा, अच्छा, बॉन्ड की जो वैल्यू होती है या किसी भी कन्वर्टेबल मार्केट बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू होती है, किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, चाहे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड हो चाहे कोई और हो, वो उसके फ्यूचर के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होती है डिस्काउंटेड एट IRR। तो अब ऑप्शन ए में क्या करेगा, पहले साल 5 रुपये मिल रहे हैं, उसको मैंने 1+6% से डिवाइड किया प्रेजेंट वैल्यू के लिए। दूसरे साल 5 रुपये मिल रहे हैं, उसको मैंने 1+6% पावर 2 से डिवाइड किया प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तीसरे साल 130 रुपये कैसे आए? ऑप्शन ए में वो तीसरे साल 5 रुपये का इंटरेस्ट और 125 रुपये शेयर्स की वैल्यू लेगा। तो 130 डिवाइडेड बाई 1+6% पावर 3, इस केस में 118.32 बनता है अमाउंट। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी सर ये है कि वो पहले साल 5 रुपये ले, दूसरे साल 5 रुपये ले, तीसरे साल 105। सर 105 कैसे बने? 105 इस तरह से बने कि ऑप्शन नंबर बी में जो शेयर्स की वैल्यू है वो बहुत कम बन रही है। ठीक है। तो देयरफॉर वो अपने 100 रुपये वापस लेगा। तो 105 डिवाइडेड बाई 1+6% पावर 3, यानी कि जो हमारी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू होगी वो 97.33 होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर होती है डिस्काउंटेड एट IRR।
ये दूसरे लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है हमने। इस वीडियो का पर्पज़ मेनली ये था कि मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को डिस्कस करूं। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है और अपनी कन्फ्यूजन दूर करवा सकता है। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो फिर हम अगली स्लाइड्स में अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।